जय माता दी। द राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात हर रोज एक नई शख्सियत के साथ कराते हैं। उसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं वीरकांत कौल जी, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कश्मीरी समिति दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ये देखते हैं, साथ साथ में ये आईटी प्रोफेशनल है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले वीरकांत जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने टीआरएन चैनल पे मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया जी वीरकांत जी, आप दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली की बात करेंगे। आज दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी समिति दिल्ली, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी। कश्मीरी समिति दिल्ली लाजपत नगर में है और इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जब माइग्रेशन हुई, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले, क्योंकि जम्मू में पहले आए थे 3 लाख लोग लगभग, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जगह बहुत कम थी, तो कुछ लोग फिर पलायन करके दिल्ली आ गए रोजी रोटी के इसमें कि काम करे वहाँ पर, क्योंकि जम्मू में इतनी नौकरियाँ नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं थी। तो फिर वो आए दिल्ली, और दिल्ली में एक ही ठिकाना कश्मीर समिति, और वहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन हुई, जितने भी फैमिलीज आई, और वहाँ पर जितने भी फैमिली, लगभग 60-70 फैमिली वहाँ रहती थी। उतना बड़ा भी नहीं था वो भवन, लेकिन फिर भी वहाँ एडजस्टमेंट हो रही थी उनकी। और वहाँ से फिर शिफ्ट किया गया इनको अलग अलग जोनों में, जैसे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दूसरी जगहों में वहाँ पर भी वो कह रहे कि जो बारातगढ़ टाइप कम्युनिटी सेंटर्स वहाँ पर रखे गए बहुत सी फैमिलियों को। जी जी वीर जी, आप हमें ये बताइए कि जब आप भी उस दौरान दिल्ली गए और उस टाइम पे वो कितना टफ टाइम रहा है आप लोगों के लिए। जम्मू में तो रहा ही, साथ साथ में दिल्ली वाले जब लोगों के लिए वो कितना टफ टाइम रहा है। वो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, त्रासदी का दौर था। पहले जो रजिस्ट्रेशन थी 30,000 कोर्ट में हुई थी। उस वक्त हमारे कुछ 19,300 समथिंग फैमिलीज थी जो रजिस्टर्ड थी वहां पर। उसके बाद जो कैंपों में लोग रहे थे, उसके जब कैंप भी फुल हो गए तो कुछ लोगों को फिर रेंट पे रहना पड़ा, तो उनको बेचारों को रेंट भी देना पड़ा और त्रासदी भी झेलनी पड़ी। फिर गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया, 500 रुपये और कुछ चावल दे दिए राशन हमारे नाम, लो जी ये खा लो और अपनी जिंदगी बसर कर लो। बस इतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त हमारे लिए किया। जी बहुत टफ टाइम रहा होगा वो उस टाइम पे, जितने भी केपीज कश्मीरी पंडित जो पलायन करके आए थे। इसी पलायन के साथ हम जोड़ते हैं, आज के दौर की बात करते हैं रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन को लेके। आप एज ए कश्मीरी समिति दिल्ली, क्या पॉलिसी रही है रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन को लेके और आपका क्या विचार है इसके बारे में। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो दिल्ली में अभी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए 90s में जो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, कार्ड बना था उसका, माइग्रेंट कार्ड जिसको कहते हैं, और फैमिली को 4 लोगों को एक फैमिली माना गया। चाहे उसमें 10 लोग थे, लेकिन फैमिली को 4 ही लोग माने गए। उसमें पिताजी थे, माताजी थे, 2 भाई थे या 4 भाई थे, बहन थे। और वो जो रजिस्ट्रेशन उस वक्त लोगों की होती, वही आज भी चल रही है, उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। सपोज 4 भाई थे और 4 जगहों पे गए, अब एक ही भाई ले रहा है, बाकी 3 तो माइग्रेंट है ही नहीं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो वो बेचारे सफर कर रहे हैं। अब उसमें भी जो रजिस्टर्ड है उसके बच्चे आज तक उसमें एडिशन नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि बेचारों, अब हमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो हमसे एक किस्म से ना एक फेक एफिडेविट भरवाते हैं हर साल, नहीं जी आपको 90s की फैमिली लिखनी पड़ेगी। भाई आज मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे। मेरा भाई तो चला गया, उससे शादी कर ली, वो बेचारा अलग हो गया, माँ बाप कहीं और है, भाई बहन कहीं और है, लेकिन वो एडिशन आज तक नहीं हुआ। अब इसी प्रॉब्लम में पिछली बार
एक फिर उन्होंने सर्कुलर किया कि भाई नहीं ठीक है, आप ऐसा है जो प्रेजेंट पोजीशन है, प्रेजेंट जो फैमिली है वो लिख दो। सबू ने लिख लिया भाई मेरा बेटा है, ये इस एज का है, ये जो 90 के बाद पैदा हुए। तो उस पे क्या है कि आज साकेत कोर्ट है, एक जो एक डीसी ऑफिस है, क्योंकि सारे जो माइग्रेंट है वो डीसी ऑफिस के लिंक में ही है, वहीं से उनका जो रिलीफ है वो दिया जाता है जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे टाइप। अब वहां पर 17 फैमिलियों को क्या हुआ कि उनकी ना अब वो कर रहे हैं कि जो आपने आज तक पेमेंट ली है, तो वो अब उनको कह रहे हैं 4-4 लाख रुपए आपने ये किया, ये तो वापस देना पड़ेगा। बताइए, शर्मनाक बात है ये। पता है आज इस कोविड के दौर में वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, ना नौकरी रही ना कुछ रही, अब उनको वो वापस करना पड़ेगा। ये बहुत शर्मनाक बात है। यहाँ पर हमें हमारे साथ बहुत ही एक वंचित है, हम शोषित लोग हैं और हम पे और शोषण किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं आपके वीरकांत जी, मैं यहाँ पे जी एक मिनट में आपसे यहाँ एक बात करना चाहूंगा कि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। क्या आप दिल्ली में जो माइग्रेंट है वो जम्मू के माइग्रेंट सेल जो है अपना रिलीफ डिपार्टमेंट है उसके अंडर नहीं आते हैं? नहीं जी, यहाँ पर अलग ही, यहाँ तो त्रासदी है सर। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये देख लीजिए। जी, ये अगर आप पढ़ सके तो देख लीजिए क्या लिखा है इस पे जी। ये कार्ड है हमारे, हम माइग्रेंट है, ये अगर ये खो गया खत्म हमारी माइग्रेशन, कोई नहीं पूछेगा। 30 साल से आज तक इन्होंने हमें कार्ड भी बना के नहीं दिया, ना एडिक्शन हो रहा है। ये तो देखे ना बेरुखी कितनी है इनकी। अब केजरीवाल साहब है यहाँ के सीएम, वो तो बेचारे लगे हैं रोहिंग्या के पालन पोषण में, उनको तो हमारी कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि हम उनके वोटर नहीं है। हम तो वोट बीजेपी को देते हैं, उनको तो वोट देते नहीं। तो वो बेचारे अपना मस्त है, कोई नहीं, मरने दो इनको, हमारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं आज। अब देखिए हमारा जो बड़ा ऑफिसर है वो चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी कोई नोटिफिकेशन करता है वो ड्यूकॉम को करता है दिल्ली, और वो करे हमारे लिए काम ना करे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। होम मिनिस्ट्री से भी कोई दबाव नहीं पड़ता उनको। वजह है कि हम पत्थर नहीं उठाते, हम गोलियां नहीं चलाते। यही प्रॉब्लम है कि हम सभी लोग हैं अपनी शर्म के मारे हम झुके हुए हैं। भाई कुछ तो अब हाथ जोड़ते जाते हैं इनके पास, फिर भी हमारा काम नहीं होता। एक शर्मनाक बात है। 30 साल हो गए, 32 साल, आज तक इन्होंने हमें यहाँ पर दिल्ली में एक हॉस्टेज की तरह रखा है। हमारे भी तो हक है, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहां गए हैं? ये बहुत गलत बात है। इसको तो गवर्नमेंट को, अब मैं होम मिनिस्टर आपके माध्यम से होम मिनिस्टर को कह रहा हूं, आपको इसको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो हमारी प्रॉब्लम मिटिगेट प्रॉब्लम करनी चाहिए फटाफट। जी वीरकांत जी, ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप टीआरएन के साथ जुड़े और इस समस्या को आपने बताया, क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि आप भी जम्मू कश्मीर की जो रिलीफ डिपार्टमेंट है उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये खुलासा हुआ कि आपका अलग है। क्योंकि जहां तक देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो भी फैमिलीज हैं वो शादियों के बाद वो बाइफ्रिकेट हुए हैं। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ बाइफ्रिकेट हुई हैं, उनको अलग राशन कार्ड, प्रॉपर राशन कार्ड बना हुआ है और उनके साथ उनको जो नए राशन कार्ड बने, अगर रिलीफ होल्डर है तो उन्हें रिलीफ मिलता है, एम्प्लॉई है तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, ये वाकई निंदनीय है और इस पे जरूर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को भी इस पे देखना चाहिए। और दिल्ली सरकार, जो कि आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित उनके वोटर नहीं है, लेकिन इस पे जरूर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और टीआरएन के माध्यम से हम आपसे वादा करते हैं कि ये मिशन भी नहीं रुकेगा। जैसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं और रोज बात करते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उसी तरह इस विषय पे भी हम बात करते रहेंगे। वीरकांत जी, आप इसी समस्या से एक बारी जो आपने जो अपना कार्ड दिखाया, जो कि कार्ड नहीं है, एक कागज का टुकड़ा है, वो मुझे व्हाट्सएप कागज का टुकड़ा है, राइट? जी, एक कागज के टुकड़े को आप रिलीफ का कार्ड मान के चल रहे हैं, उसी कागज के टुकड़े को आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि मैं इसे एडिटिंग के टाइम पे उस पे दिखाऊं लोगों को कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। डायरेक्टली आपने कभी कोशिश की कि जी केएसडी के माध्यम से आपने कभी कोशिश की, केएसडी के माध्यम से आपने कभी कोशिश की केजरीवाल सरकार को ये बताने की कि हम कितने प्रॉब्लम में चल रहे हैं? देखिए सर, मैंने पहले ही आपको बताया कि उनको हमारी कोई परेशानी, मतलब कोई वो फिक्रमंद नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उनको बेचारों को रोहिंग्या संभालने हैं, उनको राशन पानी देना है, उनका
जगह देनी है, मकान बना के देने हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे? आप देखिए ना हमारे साथ क्या त्रासदी है। राजीव गांधी साहब थे 90s में जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी आ गए, जो पीवी नरसिम्हा राव जी आ गए, अपने क्या नाम इनका, वीपी सिंह जी आ गए, मनमोहन जी आ गए, देवेगौड़ा भी आ गए, और अपने बीजेपी के जितने भी हैं आज तक उनकी ही तो चल रही है। तो इन्होंने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। हम वही मर रहे हैं उसी। हाँ, इतना डिबेट में जरूर कह रहे हैं, ये देखिए बेचारे कश्मीरी पंडित, इनकी माओं से रेप हुआ, बहनों से रेप, इनकी माओं से हुआ, इनकी बहनों का रेप हुआ, इनके मकान जला दिए, इनको मारा पीटा गया, देखिए बेचारे सड़े हुए हैं इस टेंट में। ये तो शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि हमें यूज किया जा रहा है। बस इतना ही है कि बस इनको दिखाना है, ये है, ये देखो जी सींग वाला कश्मीरी पंडित, ये है जिसको मिल्टन सी हुई थी, उसमें ये बेचारे त्रासदी में मारे। कोई फर्ज नहीं बनता हमारी बेटरमेंट के लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये इनको कर रहा हूँ, मेहरबानी करके हमें जो भी ये रजिस्ट्रेशन है हमें जम्मू में दीजिए, अलाउ कीजिए, हम वहां चले कम से कम। हमारे ये तो जब हमने डोमिसाइल वहां का लिया, जब हम कश्मीरी है वहां जाएंगे तो हमें क्या मतलब है इसके साथ? क्यों हॉस्टेज बना के रखा है दिल्ली में? तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है सर। वीरका जी, कितनी फैमिलीज होंगी जो दिल्ली में माइग्रेंट फैमिलीज हैं? जो 90s में जो हुई थी 19,300 समथिंग थी, आज 2000 से भी कम है। प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पर रिलीफ जो है पहले कैश में देते थे, 500 रुपया, ठीक है जी, 3 दिन का होता था। कहां पर? डीसी ऑफिस में। अब कोई बेचारा जॉब कर रहा है, वो किसी और स्टेट में है, वो पहुंच नहीं पाता, 3 दिन में बंद हो जाता, खत्म उसकी रजिस्ट्रेशन। इस चक्कर में उन्होंने छोड़ ही दिया। दूसरा हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन हुई, कई लोगों ने अपने निक नेम डाल दिए। किसी का नाम था पिंटू, ये सुनील जी, उसे पिंटू रख दिया। किसी ने भाई कोई 2-3 महीने के लिए आपका फिर वापस जाना है आपको, ये बोलते थे। और वो बेचारा पिंटू, जब आधार कार्ड आया वो लिखे क्या, वो पिंटू तो है ही नहीं, सुशील जी है। वहां भी कोई चांस नहीं दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि आप ये करेक्ट कर लो। भाई जब हमारे पास आधार कार्ड है तो हम कोई चोर तो है नहीं, तो उस बेस पे आप कर लो हमारा नाम ठीक। तो उसमें भी कई लोग बेचारे रह गए, उनकी भी छिन गई, माइग्रेशन कार्ड ही खत्म हो गया, ना उनका कोई बेनिफिट मिल रहा है। अब देख लीजिए, बच्चों के एडमिशन के लिए हमारी सर्टिफिकेट्स बनानी पड़ती है, और जाना पड़ता है, नमस्ते जी, सलाम वालेकुम, सब कुछ करना पड़ता है। डीसी ऑफिसों में धक्के खाने पड़ते हैं। होगी उनकी मर्जी, देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे, चाहिए। एक डीसी साहब से मिला मैं कहा जी मैं कश्मीर माइग्रेंट हूँ, ऐसे कहा मैं भी तो माइग्रेंट हूँ, मैं बिहार का हूँ। अब कौन बताए उनका हमारे साथ क्या त्रासदी इनके साथ हुई क्या? मैं बोला आपके साथ हुई जो हमारे साथ हुआ, आप कैसे कह रहे हैं? और ये जानबूझ के इन्होंने डाल दिया माइग्रेंट। हम तो डिस्प्लेस्ड है, डिस्टर्ब्ड है, हम तो शोषित है, वंचित है, और हमें आज माइग्रेंट बता रहे हैं। माइग्रेंट तो लेबर भी होता है, कहीं से कहीं आए। ये भी एक गलत, एक ये इन्होंने कार्ड खेला है माइग्रेंट, ये भी बहुत गलत बात है जी। वीरकांत जी, वापसी के बारे में क्या बोलते हैं आप? अगर अभी रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बहुत तेज हो चुकी है, आप जैसे जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आते हैं, वहां पे फ्लैट बन रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, वो चीज हो रही हैं। तो ये 19,000 फैमिलीज हम लेके चलते हैं, ये 19,000 की जो फैमिली जो भी है यहाँ पे, क्या उनके साथ कभी बातचीत हुई है रिटर्न को लेके? देखिए, सबसे हम क्या कह रहे थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट आएगी, चुनी हुई 1,30,00,000 लोगों की गवर्नमेंट आएगी, जो चुन के आई और आ भी गई, पॉपुलर गवर्नमेंट, माननीय श्री मोदी जी आ गए। अब बस हमारा अब हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इस खुशी में रहे। और त्रासदी 6 साल हो गए इस गवर्नमेंट को। आज तक इन्होंने कभी भी हमसे नहीं पूछा भाई टेबल पे आ जाए क्या प्रॉब्लम है, आज तक नहीं पूछा। और हमें क्या फील हो रहा है, जैसे मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। भाई क्या हो रहा है? मैं अपनी गवर्नमेंट से दूर हूं, मेरी गवर्नमेंट होके मैं अपनी गवर्नमेंट से दूर हूं, मेरी बात नहीं हो पा रही, क्या कहूं, किससे कहूं? जो ये रिटर्न है, ये आसान काम नहीं है सर। 80% लोग किसान हैं, कश्मीरी पंडित किसान,
हल चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, धान रोपने वाले, कटाई करने वाले, गौ को पालने वाले, खेत खलियान वाले, क्या जवाब देंगे उनके जो आज हमारी जमीनें उन्होंने कैप्चर कर ली है? चाहे पंडित है ही नहीं, चल हम अपना ऐश कर रहे हैं, वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, फसल ले रहे हैं, कौन देगा वो वापस? क्या रिटर्न करेंगे? कितनी फैमिलीज है इनके पास? डेटा है? डू दे हैव डेटा? नहीं है डेटा। जिस एरिया में रहता हूं मैं, मुझे एक एक गांव का पता है कितने गांव थे, 10-20 तो वैसे ही हाथ पे ही गिनाऊं, जिसमें 100-100 घर थे। जिस दिन निकले पहले उन्होंने टारगेट बना दिया, एक एक को मार दिया, गांव में खत्म कहानी, चलो जी भागो। दहशत फैल गई, न कोई पुलिस था, न कुछ था, न आर्मी थी, न कुछ भी नहीं था। अपने फारूकुल्लाह साहब भाग गए धुम दबा के लंदन ऐश करने, मरने 2 सालों को, मर गए लोग, ठीक है। वो 3 साल पता नहीं 4 साल के बाद आ गए, तब तक त्राहिमाम मचा था। रात को भागना पड़ा, मवेशी लेके ट्रकों में भर के जम्मू भागना पड़ा हमें, खेत खलियान छोड़ दिए, और बाद में क्या किया, जितने भी हमारे मकान थे सारे जला दिए, सारे जला रहे, गांव के गांव जला दिए। किसी में 40 घर, किसी में 100 घर, किसी में 50 घर, सारे उड़ा दिए। क्यों भाई? हमने सोचा यहां आर्मी आएगी, हमें दिक्कत होगी। अच्छा जी, और मुआवजा क्या है? एक मकान में 10 करोड़ का मकान लीजिए, कितना पुराने मकान, बड़े बड़े मकान थे, उसमें 4 भाई रहते थे, वो 4 फैमिली नहीं गिनी गई, एक मकान गिना गया और 1 लाख एक्सग्रेशन मिला, उस पर भी 25-25 हजार। ये हमारी, और जिसको गोली मार दी गई उसको 1 लाख दे दिया, बोली लगा दी, ये लो जी 1 लाख रखो और जाओ मौज करो। क्या गवर्नमेंट ऐसी करती? क्या यही हमारा संविधान है? यही हमारे फंडामेंटल राइट्स है? मान लिया तब तो थी गवर्नमेंट ऐसी, वो देश नहीं चलाते थे, वो सत्ता चलाते थे। सत्तावादी भाई अपनी सत्ता चलाई, मौज करते थे, करोड़ों रुपए खर्चे थे अपने आप पर, सिंगार उसमें इसमें, गाड़ियों के पेट्रोल में, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी। चलो ठीक है भाई, लेकिन आज तो हमारी गवर्नमेंट अपनी है। जो मोदी जी कह रहे हैं ना किसी को खाने दूंगा ना खुद खाऊंगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इतनी देरी कैसे? कोई डेटा ही नहीं है। अब लीजिए आप माइग्रेंट एम्प्लॉइज है, 6000 का मनमोहन सिंह जी के, माननीय मनमोहन सिंह जी टाइम पे हुआ था, ठीक है, और उसमें भी कुछ ही हुए। अभी 1997 पोस्ट निकले, और फॉर्म आपने देखा होगा, कम से कम 15,000 लोगों ने फॉर्म भरे, और जॉब कितने को मिला? जिससे क्वालिफाई किया। अब जो क्वालिफाई नहीं कर पाया वो भी तो कश्मीरी माइग्रेंट है, वो कहां जाएगा? हमारी लाइफ तो बर्बाद होगी। हम उस वक्त 17-18 साल के थे और फिर यहां सीधे 50 में आ गए। वो जो 30 साल बीच में गैप है, पता नहीं कहां गए, खत्म। कौन देगा इसका मुआवजा? कौन देगा इन 30 सालों का? हमारी इस त्रासदी का मतलब क्या है? कौन इसका मुआवजा देगा? ये बताइए। क्या गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है? मान लिया चलो हम बर्बाद हो गए, ठीक है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन उड़ गए, अब जो हमारे बच्चे हैं वो सफर क्यों करे भाई? बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया लिखाया, कम से कम उनको तो जॉब दो। एक फैमिली में एक आदमी को जॉब। आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है, एक एक दे दो, कम से कम वो अपना, इनकी रोजी रोटी तो चले। नहीं, अपनी मनमानी, ये जो अब ये बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, किन के लिए? जो बेचारे गए हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, कब बनेंगे इनके लिए? जो भी नए गए हैं वो भी तो देख लें, क्या सैलरी है उनकी? एकोमोडेशन है ही नहीं, कहां रहेंगे? कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी उनको? तो ये चीजें जब तक वो कश्मीरी लोगों को साथ में ही रखेंगे। मान लिया हमारे पास 2000 ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम 200-300 लोगों को तो पकड़ो, 50 लोगों को ही रखो अपने साथ, उनसे भी तो मशवरा लो, भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम, बताओ कैसे करना है। कश्मीर का एबीसीडी पता नहीं, माधव जी आ गए जी हमारे हेड बनने, राम माधव साहब, कश्मीर का कुछ पता था उनको? जब आपको जबान का पता नहीं, कश्मीरी बोलनी नहीं आती, कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं, तो कैसे फैसले ले रहे हो? कम से कम हमें तो साथ रखो, गाइड तो करे।
भाई हम क्या चाहते हैं, हमारी भी तो सुनो। नहीं तो आप भेड़ बकरियों की तरह उठा लो जी, ये है जी एक वो बना दिया कबूतर खाना, जाओ बैठो कश्मीर में। एक हमारे नेता साहब कह रहे थे, अरे आपको क्या करना है वहां पर, आप तो बैठो यार, क्या है 2 महीने जाओगे, 2 कमरे बनाओगे फिर वापस। अब ये बात आप जिस दिन 370 माननीय अमित जी ने उस दिन जो लेक्चर दिया था पार्लियामेंट में, क्या बोला था, किस आजाद कश्मीर पीओके की बात कर रहे हो, जान देंगे उसके लिए। जब अपने होम मिनिस्टर जान देंगे पीओके के लिए, तो हम कश्मीरी अपने कश्मीर के लिए जान नहीं दे सकते, कैसे छोड़ सकते उसको। वो भारत का मुकुट है भाई, कश्मीर रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, तभी अखंड भारत है, वो नहीं रहेगा तो फिर खंड खंड भारत है, फिर भारत नहीं रहेगा। ये इनको दिमाग में आनी चाहिए बात, जो हमारे ये शासन कर रहे हैं इनको पता होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, कहां क्या बोल रहे हैं। जी वीरकांत जी, एक सवाल यहाँ पे उभर के आता है कि क्या कभी जम्मू कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेटिव या हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो हैं वो कभी आपकी सुध लेने दिल्ली आए थे? एक सर्कुलर आया था होम मिनिस्ट्री से, वो कोई 1918 में बाइफर्केशन के लिए, ठीक है सर। तो ड्यूकॉम में वो दिया गया जी, भाई ये लो ऑर्डर जी, कर लो हमारी बाइफर्केशन कर लो। अरे कैसे करे, क्या करे, हमें पता नहीं। उन्होंने कहा जम्मू में, हाँ फिर जम्मू वालों को बुला लेंगे। कुछ नहीं करना है सर, उसमें कुछ नहीं करना है, जम्मू वालों को क्या बुलाना है भाई, मैं हूं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, ये लो जी मेरे बच्चे का आधार कार्ड, ये दूसरे बच्चे का, ये मिसेस का, होगी मेरी फैमिली कंप्लीट, खत्म कहानी, बना दो कार्ड, खत्म। 5वां ऐड नहीं होगा, होगा लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 ही को मिलता है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है ये बताइए। ये लिंगर ऑन रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए, लाइनों में रखने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने पहले बताया ये संवेदनशील नहीं है, हमारे मामले में कुछ नहीं करने वाले। हम तो यही करें भाई, जल्दी जल्दी हमको यहां से ले जाओ भाई, हमने क्या करना है दिल्ली में मर के, यहाँ कम से कम अगर जिंदा मरने तो दो वहां पर कश्मीर में, जीने नहीं दोगे तो मरने तो दो कम से कम, वहां तो जाने दो हमें। इतना भी आम लोगों को वहां कोई परेशानी नहीं है कि कश्मीरी पंडित आए, वो तो कह रहे आओ भाई। जो भी मिल्टन सी 10% लोगों का काम था, आज कहां है वो? आज उन्हें होटल बनाए, अपने मॉल्स बनाए, अपने ऐश आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। 2-3 साल जेल में रहेंगे, वापस आएंगे, वो चलो बस खत्म हो गया जी, बन गया वहां पर, हो गया आजाद कश्मीर। लेकिन जो लोग हैं उनको समझ है क्या हो रहा है, बोल नहीं सकते क्योंकि बंदूक है सामने, क्या बोलेंगे वो? खुल के मेरे को नहीं बोलेंगे आ जा, फोन करके बोलते आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, हमें क्या परेशानी, तुम लोगों का अपना यहाँ पर है, तुम तो असली हकदार हो, तुम्हारी जमीन है, मकान बाकी जला दिए गए हैं, तो नया बना लो, क्या प्रॉब्लम है? ऑक्यूपेशन किसी ने किया तो उसको हटा दो। अगर किसी ने बेचारे ने डिस्ट्रेस सेल की है, 4 कनाल 5 कनाल 1 लाख में बेचा है, तो वो कोई सौदा है क्या? क्या मिला उसको? आज तक उसने फसल खाई उस लाख की 10 साल 15 साल में, तो वो जमीन एकदम से उसको वापस मिलनी चाहिए। अब पेट नहीं भरा था, लैंड टू टिलर हुआ 1975 में, जब इनको सारी हमारी जमीनें दे दी, अब कौन सा लालच है इनको? अब हमारा हिस्सा है, हमें जीने दो। तो ये मामला आसान नहीं है। जी जी, अभी अगर देखा जाए तो वापसी की बात जो हो रही है उस पर फिर से मैं आना चाहूंगा कि आप सभी की एक यही मत है कि आप सब वापस जाना चाहते हैं दिल्ली में, जितने भी लोग हैं सब? भाई साहब जय जयकार हो, मैं कह रहा हूं कि हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें वहां जाना है। आप देखिए, जब हम निकले थे उस वक्त हम 2 लाख थे, 8 लाख लोग हैं, 8 लाख। हमारी 30 साल में हमारी तो आबादी बढ़ गई, एक घर के 4-4 घर हो गए, हमारी तो आबादी बढ़ी है। क्यों नहीं जाएंगे? अपनी मातृभूमि जाएंगे। यहां कौन से हमें लड्डू पेड़े खिला रही है सरकार, वहां नहीं खाएंगे। ये देखिए ना, ये था गुमान था हमें, हमें निकाल दिया गया, पता नहीं अब क्या होगा, कत्लेआम मचेगा, गवर्नमेंट हिल जाएगी। जैसे टनल से बाहर निकले
तो वो टेंट जाओ, उस टेंट में बैठो। टेंट में माँ थी, बाप था, भाई थी, बहन थी, बहू थी, सारे बच्चे थे एक टेंट में। 20 साल, ये कम टाइम नहीं है, वो भी फट्टे पुराने हो गए थे। शर्मनाक वाकया है ये, इंडियन हिस्ट्री का शर्मनाक दौर है, जब एक हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है और डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और वहां ये हाल, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, कल एक ऑर्डर से पता नहीं क्या क्या हिल जाएगा। वो कह रहे भाई हमारी भी तो, हम कह रहे उनको हमारी भी तो बात सुनो, उनको सजा तो दिलाओ जिन्होंने हमें मारा है, हजारों लोग मारे गए। कह रहे 30 साल हो गए, क्या फैसला करेंगे हम आपका केस नहीं लेंगे। इसका मतलब है अगर किसी जज को गोली मार दी जाए और भागने वाला 30 साल कहीं चुपके रहे और 30 साल बाद वो मिले, कहेंगे भाई 30 साल हो गए, जाना अब क्या चलाना केस तुम पे। ये हाल है हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का। कहां रह रहे हम? तो हम लोगों को, हमें पहले अपना कश्मीर बचाना है, हमें जाना पड़ेगा, चाहे वहां जान ही देनी पड़े। जैसे अमित शाह जी बोले जान देंगे, हम भी जान देंगे अपने कश्मीर के लिए। जी वीरकांत जी, बहुत ही भावुक मुझे लगता है आप हुए हैं ये सेशन को लेके। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने अपनी दिल की बात द राइट न्यूज पे बोली, और आप जैसे कितने ही लोग होंगे, कश्मीरी पंडित होंगे, जिनके दिल की आवाज ये है जो आज आपने बयां की है। अभी हम अंत में एक बात जरूर करेंगे कि बीइंग ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ केएसडी, आप अभी कश्मीर में जो हालात हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को लेके, जैसे कि अभी उनको रहने की जगह जो आपने ऑलरेडी जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ SO 194 जो उन पे थोपा गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी फिर से वही विडंबना ये है कि जो सरकारें हैं ना, इनको प्रेशर पड़ता है, चाहे किसी का भी प्रेशर, आजकल मीडिया है, मीडिया का प्रेशर पड़ता है उनको, भाई इनके लिए कुछ करो करो, और जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। एकदम से पोस्ट निकाले ना, आओ देखा ना ताओ देखा, 2 एग्जाम हो गए, चलो जी जाओ। कहां जाए? जगह है ही नहीं, वहां क्या फिर से टेंटों में रहे? आप देखिए ना क्या बनाए उन्होंने क्लस्टर, गत्तू की दीवारें हैं, ये थोड़ी चलेगा। आप अपना गवर्नमेंट है, कोई आसान बताइए, इनके लिए तो आसान काम है, किसी को अपॉइंट कीजिए, फटाफट काम कर लीजिए, वारफुटिंग बेसिस पे कर लीजिए काम। ऐसा थोड़ी होता आप उनको आप कहोगे जी रहो फिलहाल किराया, तो सैलरी भी क्या है इनकी बताइए? 10-15 हजार में क्या काम करेंगे? किराया देंगे, पेट पालेंगे, माँ बाप को साथ ले जाएंगे, क्या करेंगे? अकेले तो रहेंगे नहीं, फैमिली को साथ ले जाना पड़ेगा। ये जल्दबाजी के जो फैसले हैं ना, ये हमारे लिए घातक है, ये घातक सिद्ध हो रहे हैं। ये ठीक बात नहीं जी। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भाई हमें तो साथ ले जाओ, हमें तो एक पार्टी तो बनाओ, जो भी कोई फैसला लेते हो साथ तो ले जाओ। भाई क्या प्रॉब्लम है? जब हम कह रहे हैं हमारी सरकार है और हम सरकार से ही दूर है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है सर? जी 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 वीरकांत जी, जरूर ये बात सच है कि फिर से कुछ जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे कश्मीरी पंडितों का 8वां पलायन हो जाए, जो कि 7 अभी तक हो चुके हैं। तो उसलिए सरकार को बहुत इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी कदम लें उसमें कश्मीरी पंडितों को साथ लेके रहें। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी, जो परम कश्मीर का मार्गदर्शन है वो भी हमने अडॉप्ट किया है। हम भी चाहते हैं कि हमें एक सिक्योर अलग से एक जगह मिले, अलग से अपना माहौल रहे, जहां हम अपने कल्चरल एक्टिविटीज करें, अपने मंदिरों में जाएं, अपने रोजमर्रा का काम करें, नौकरी करें, कोई दुकानदारी करे, कोई कर, लेकिन विदाउट टेंशन रहे हम, ये हम चाहते हैं। आप लो ना, हमें तो देखिए हम पॉलिटिकली बैकवर्ड है, आप भी जानते हैं कि मैंने अपनी जो जिंदगी देखी है कश्मीर में, 2 ही पंडित ये देखे थे मैंने मिनिस्टर। एक तो थे मोहन किशन टिक्कू जी, जो हम छोटे थे सुनते थे, मोहन किशन टिक्कू, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। दूसरे हो गए श्री प्यारेलाल हुंडू जी, लॉ मिनिस्टर थे। बस 2 ही देखे मैंने। अब देखिए हमसे बैकवर्ड कौन है?
हमें कहा जाता था इलेक्शन के टाइम, पंडित जी जाइए, आपका वोट हमने डाल दिया, जाइए, क्यों लाइन में खड़े हो धूप में। ये हालात थे वहां पर। और ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इनके क्लस्टरों में रहो, अलग डिस्ट्रिक्टों में रहो। क्या मतलब है? इतनी जमीनें हैं भाई, हमारी जमीन लो ना जो हमारी है। आप क्यों ढूंढ रहे हो जमीन? चाहिए जमीन नहीं है वो नहीं, हमारी जमीनें हैं। हर एक कश्मीरी पंडित के पास अभी भी 40-40, 50-50 कनाल है जमीन। ले जाओ, हमें अलग से दे दो एक एरिया। कितने लोग हैं? 7-8 लाख लोग हैं। चलो हम प्रॉमिस करते सारे वोट आपको ही देंगे। 8 लाख वोट भी बहुत होते हैं। अगर यही है, वोट बैंक ही देखना है, तो फिर हम एक ही जगह रहें। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं जी, आपको अलग अलग रखा जाएगा। क्यों? हमारे एक जगह, हम हमारा कल्चरल रहे, हम तो सर्वाइव करें भाई। माइक्रो माइनॉरिटी में हम सर्वाइव करें, क्यों हमें मारने पे तुले हुए हो?